चित्रांश एक सीधा साधा शिष्य था। तांत्रिक बटुकनाथ के आश्रम में रहते हुए भी वह तंत्र मंत्र के प्रयोगों में न लगकर गुरु की सेवा और आश्रम की देखभाल में लगा रहता था। परंतु कहा जाता है कि हो ही वही जो लिखे लिलार, यानी कि जो भाग्य में लिखा होता है वह घटित हो ही जाता है। चित्रांश की भेंट गुरु का ही काम करते हुए दुर्लभ शक्तियों की मालकिन एक दिव्य योगिनी से हो जाती है, जो कि काम वासना और मादकता से भरी हुई अपनी मोहिनी अदा से चित्रांश को अपने वश में कर लेती है। अद्भुत और अपूर्व सौंदर्य की मालकिन उस योगिनी को देखते ही चित्रांश अपने तन मन को भुलाकर उसके प्रेम में पड़ जाता है और एक रोचक साधना से उसे पत्नी रूप में पा भी लेता है। लेकिन कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है। एक दिन बटुकनाथ स्नान करती हुई अपने शिष्य की पत्नी उस अलौकिक सौंदर्य वाली योगिनी को देख लेते हैं। फिर तो उनके मन में अपनी पुत्र वधू समान उस योगिनी के प्रति काम वासना का भाव जागृत हो जाता है और वे उससे संभोग करना चाहते हैं। आखिरकार बटुकनाथ के तंत्र प्रयोगों से योगिनी विवश हो जाती है और कामुक वेश धारण करके पहुंच जाती है तांत्रिक की कुटिया में। फिर उस योगिनी के साथ क्या होता है, सीधे साधे चित्रांश को योगिनी कैसे मिलती है और तांत्रिक की कामवासना का अंजाम क्या होता है, यह आपको इस कहानी में विस्तार पूर्वक जानने को मिलेगा। धर्म रहस्य की कथा से प्रेरित इस कहानी को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अब आइए आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। असम के जंगली इलाके में एक छोटा सा गांव था। उस गांव से सटे हुए जंगल में तांत्रिक बटुकनाथ की एक कुटिया थी। बटुकनाथ पहुंचे हुए तांत्रिक थे और बहुत सारी सिद्धियां उन्होंने सिद्ध कर रखी थीं। बटुकनाथ से अनेक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बहुत सारे तांत्रिक उस आश्रम में आते थे। बटुकनाथ के आश्रम में शिष्यों की कोई कमी नहीं थी। बटुकनाथ एक तांत्रिक होने के साथ साथ एक गुरु भी थे और इसलिए उनका प्रभाव गांव पर भी था। गांव वाले उन्हें एक अच्छा व्यक्ति समझते थे और उनसे हर बात में परामर्श लिया करते थे। बटुकनाथ भी गांव वालों की यथासंभव सहायता करते। उसी गांव में चित्रांश नाम का एक नव युवक रहा करता था। वह बड़ा ही सीधा साधा और भोला भाला था और साथ ही मेहनती इतना कि उसका सारा शरीर उसी मेहनत से सुगठित हो गया था। रंग थोड़ा सांवला था, लेकिन सुगठित शरीर और भोली भाली काया ने उसके चेहरे को एक अपूर्व सौंदर्य प्रदान कर दिया था। चित्रांश बटुकनाथ की कुटिया में भी जाता और वहां पर आश्रम की देखभाल करता। बटुकनाथ उसे अपने शिष्य की तरह ही मानते थे, लेकिन चित्रांश को तंत्र मंत्र में कोई रुचि नहीं थी। वह तो केवल गुरु की सेवा करता और कुटिया की देखभाल करता। वहां पर रह रहे तांत्रिकों की साधना में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए चित्रांश सदा ही सावधान रहा करता था। एक दिन तांत्रिक बटुक भैरव ने उसे बुलाया और कहा कि चित्रांश, तुम बड़े ही सीधे सादे हो, बड़े भोले भाले हो। मेरा एक काम है जो केवल तुम ही कर सकते हो। बोलो, क्या तुम मेरा काम करोगे? चित्रांश अपने गुरु के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ था। वह गुरु के लिए अपनी जान भी देने को तैयार था। उसने कहा, गुरुदेव, आप हमारे गांव के लिए इतना करते हैं, फिर भला मैं आपके किसी भी काम को मना कैसे कर सकता हूं? मैं आपके कहे गए हर काम को पूरा करूंगा, लेकिन आप ये बताइए कि आप इतने पहुंचे हुए तांत्रिक हैं और मैं एक सीधा साधा व्यक्ति हूं। आखिर आपको मुझसे क्या काम हो सकता है? इस पर बटुकनाथ ने एक रहस्यमय बात बताई। चित्रांश को बटुकनाथ ने कहा कि इसी जंगल में थोड़ी दूर जाने पर एक योगिनी शक्ति का तालाब है, जहां पर पूर्णिमा की रात में बहुत सारी योगिनियां अदृश्य रूप से निवास करती हैं। उस तालाब से यदि पूर्णिमा की रात को कोई जल ले आए और उस जल का स्पर्श किसी योगिनी से हो जाए तो वह जल बड़ा ही शक्तिशाली होगा और उस जल से यदि तांत्रिक प्रयोग किया जाए तो प्रयोग करने वाले को बड़ी ही अनूठी शक्तियां मिल सकती हैं। परंतु एक दिक्कत है, जब भी कोई तंत्र सीखने वाला व्यक्ति, तंत्र का साधक उस तालाब के किनारे जाता है तो योगिनियों को पता चल जाता है और वे गायब हो जाती हैं। फिर उस योगिनी तालाब का जल एक सीधा साधा जल बन जाता है, उसमें कोई भी शक्ति नहीं रहती है। तुम तंत्र विद्या से बहुत दूर हो
और यदि तुम पूर्णिमा की रात को वहां पर जाओगे और वहां से जल ले आओगे तो अवश्य ही उस जल का स्पर्श योगिनी करेगी और मेरी तांत्रिक शक्तियां बढ़ जाएंगी। चित्रांश को तंत्र मंत्र, योगिनी, यक्षिणी इन सब की कोई विशेष जानकारी तो थी नहीं। उसने सोचा कि रात के समय में केवल वहां पर जाना है और जल लेकर आना है। गुरुजी कह रहे हैं तो इसमें कोई खतरा की बात तो होगी नहीं। उसने अपनी स्वीकृति दे दी और गुरुदेव ने उसे पूर्णिमा के दिन आने को कहा। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और तय समय पर पूर्णिमा भी आ गई। चित्रांश गुरु के कहे अनुसार उनकी कुटिया पर आ पहुंचता है। उस समय तांत्रिक बटुकनाथ भी तैयार थे। उन्होंने चित्रांश को एक अभिमंत्रित किया हुआ घड़ा दिया और कहा कि तुम इसे लेकर आज पूर्णिमा की मध्य रात्रि को उस योगिनी तालाब के पास जाओगे और वहां से जल लेकर के इसी घड़े में मेरे पास आ जाओगे। परंतु ध्यान रहे कि तुम रास्ते में कहीं भी किसी भी प्रकार के भुलावा या किसी भी तरह के छलावे में मत पड़ना। और इसके साथ बटुकनाथ ने एक मंत्र भी प्रदान किया। उन्होंने कहा कि यह गुरु मंत्र है, जब भी तुम्हें डर लगे तो तुम इस मंत्र का जाप करना। चित्रांश उस मंत्र को याद करके और गुरु से घंटा लेकर के पूर्णिमा की रात में उस तालाब की तरफ चल देता है। जैसे ही मध्य रात्रि का समय आता है और चित्रांश उस तालाब के किनारे पहुंचने वाला होता है तो अचानक उसे लगता है कि उसके पीछे पायलों की आवाज आ रही है और कोई धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आ रहा है। चित्रांश को भय लगने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसी घटनाएं होंगी, लेकिन फिर भी उसे अपने गुरु पर भरोसा था। धीरे धीरे वह आवाज चलती हुई इतनी करीब आ गई कि चित्रांश को अपनी पीठ पर गर्म सांसें महसूस होने लगी। चित्रांश के दिमाग ने काम किया। उसने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र को मन ही मन दोहराना प्रारंभ कर दिया और आश्चर्यजनक रूप से गुरु द्वारा दिए गए मंत्र को मन ही मन दोहराने से वह आवाज व सांसों का स्पर्श पता नहीं कहां चला गया। चारों तरफ शांति पसर गई और चित्रांश फिर से तालाब की तरफ चल दिया। तालाब के किनारे पहुंचकर उसने देखा कि तालाब बड़ी शांत है। चारों तरफ मनोरम वातावरण पसरा हुआ है, लेकिन वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। चित्रांश को लगा कि यह तो बड़ा ही आसान काम था। फिर पता नहीं गुरुजी इतना डर क्यों रहे थे। उसने घड़े को जल में डुबाया और फिर जैसे ही वह घड़े को जल से निकालने वाला होता है, उसे लगता है कि किसी ने घड़े को नीचे से पकड़ लिया है। चित्रांश थोड़ा और जोर लगाता है, लेकिन घड़ा अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है। धीरे धीरे चित्रांश के रीढ़ की हड्डी में डर बैठने लगा। उसने एक बार फिर से गुरु मंत्र को उच्चारित करना चाहा, लेकिन तभी उसने देखा कि जल से उस घड़े को पकड़ी हुई एक बड़ी ही सुंदर स्त्री निकल रही है। स्त्री का सौंदर्य ऐसा था कि चित्रांश ने न तो कभी ऐसा सौंदर्य देखा था और न ही कभी ऐसे सौंदर्य की कल्पना ही की थी। वह सुंदरी जल से इस प्रकार निकल रही थी जैसे मानो नीचे से कोई दिव्य शक्ति उसे ऊपर की तरफ ला रही हो। उससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उस सुंदरी का शरीर कहीं भी जल से भीगा हुआ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सूखे स्थान से निकल रही हो, अर्थात यदि कोई पानी में से बाहर निकलेगा तो उसके कपड़े में जल लगा रहेगा। उसके शरीर पर जल की बूंदें होंगी और उसके शरीर से, उसके बालों से जल का रस टपकेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह परम सुंदरी ऐसे निकली जैसे मानो सूखे में से बाहर आई हो। चित्रांश उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया और अचानक से धीरे धीरे उसके मन में काम वासना की भावना जागृत होने लगी। वह अपने अंदर उस स्त्री के प्रति एक कामुक आकर्षण महसूस करने लगा। स्त्री भी पूरी कामुकता के साथ उसे देख रही थी और उसके शरीर के जो वस्त्र थे वह भी उत्तेजक ही थे। वह किसी के मन में भी उत्तेजना भर सकने में समर्थ थे। चित्रांश धीरे धीरे अपने आकर्षण में बंधा हुआ उस युवती को देखता हुआ उसको स्पर्श कर लेता है और यहीं पर युवती खिलखिला पड़ती है। चारों तरफ जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। पूर्णिमा के धवल प्रकाश में पेड़ पौधे ऐसे लग रहे थे जैसे मानो प्रकाश से नहाए हुए खड़े हों। वहां की शांति में उस युवती की खिलखिलाहट खनकती चली गई। चित्रांश अपने स्वप्न लोक से बाहर आया। युवती ने बड़े ही प्रेम से उसके हाथ को पकड़ा और कहा कि तुम इतनी रात में यहां क्या करने आए हो? मैं देख सकती हूं कि तुम्हें
तंत्र मंत्र का कोई ज्ञान नहीं है। तुमने एक बार मंत्र का जाप किया तो मुझे लगा कि तुम तांत्रिक हो, लेकिन फिर मैं समझ गई कि वह गुरु मंत्र था। आखिर तुम बिना तंत्र मंत्र जाने हुए इस खतरनाक जगह पर रात में क्या कर रहे हो? चित्रांश ने कहा कि मैं नहीं जानता कि यह जगह खतरनाक है या क्या है, और मैं वास्तव में तंत्र मंत्र नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे लिए मेरे गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है और मैं उसी की पूर्ति के लिए यहां पर आया हूं। उन्होंने